नमस्कार। मैं डॉक्टर नागरत्ना गणवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आज मैं एमए 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर 3 शोध प्रविधि भाग 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट 2 में यूनिट 1 प्रक्षेपी प्रविधियां, इस पर आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी। तो आप सभी जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का आधार होता है विश्वसनीय तथ्य। बिना तथ्य के, डाटा के हम कोई भी अनुसंधान नहीं कर सकते हैं। तो अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से संबंधित स्रोतों का पता लगाने के लिए वो तथ्यों का संकलन, डाटा का कलेक्शन करता है। और डाटा के अभाव में हम जानते हैं कोई भी रिसर्च निरर्थक हो जाता है। डाटा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अभी देखिए, कोरोना वायरस हुआ है, कौन से देश में कितने संक्रमित है, उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, ये सारी डाटा हम दिखाई देता है। तो हम तथ्यों का संकलन करते हैं, है ना। पुरुषों की ज़्यादा है संख्या संक्रमित होने वालों में, जो डेथ हुई वो भी पुरुषों की ज़्यादा है, महिलाओं की कम है। ये हम कैसे पता लगाते हैं? तो तथ्यों का हम संकलन करते, डाटा कलेक्शन करते हैं। तो ये डाटा कलेक्शन की अनेक विधियां हैं, जैसे तथ्य विश्लेषण है, अवलोकन है, प्रश्नावली है, अनुसूचियां हैं, और इसी तरह से है प्रक्षेपी विधि। आज मैं आप लोगों को प्रक्षेपी विधि के बारे में बताऊंगी, और आप लोग बेटा नोटबुक निकालिए और नोट करते जाइए। तो प्रक्षेपी जो प्रविधि है, इसको कहा जाता है प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी। इसका प्रयोग कार्यकर्ता की अंतर्दृष्टि से स्वतंत्र होकर किया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष प्रविधि होती है जो कम व्यवस्थित होती है। बहुत व्यवस्थित नहीं है ये विधि। प्रक्षेपी विधि शब्द की जो उत्पत्ति है, ये सबसे पहले फ्रैंक ने 1939 में की थी। फ्रैंक के अनुसार प्रक्षेपी विधि एक ऐसी विधि होती है जो उत्तेजित करने वाली होती है, और इसमें उत्तरदाता जो होता है स्वतंत्र रूप से स्वयं अपनी जानकारी देता है, और उसको यह महसूस भी नहीं होता है कि प्रयोगकर्ता आखिर मुझे इतना सारा क्यों पूछ रहा है, ये पता भी नहीं चलता है। और कुछ विशेष उद्देश्य के लिए वो क्या करना चाहता है, ये उसको पता भी नहीं रहता है। लेकिन जो उत्तरदाता है वो फटाफट अपनी भावनाओं को बताते जाता है। पीवी यंग कहता है कि प्रक्षेपी प्रक्रियाओं के प्रयोग का अर्थ प्रत्यक्ष पूछताछ के अतिरिक्त उत्तरदाता को इस तरह से उकसाना होता है कि वह स्वतंत्र रूप से, प्रत्यक्ष रूप से स्वयं की और अपने सामाजिक संसार की जानकारी बस देते जाता है। प्रक्षेपी प्रविधियों का सर्वप्रथम प्रयोग मनोवैज्ञानिकों ने, मानसिक चिकित्सकों के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों ने और मानसिक चिकित्सकों ने द्वारा उन रोगियों के इलाज के लिए किया गया था जो मानसिक रोगी है और भावनात्मक रूप से व्याधि है, मेंटल डिसऑर्डर है, से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों पर इस प्रविधि का प्रयोग किया था। इस विधि के द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं उसकी भावनात्मक आवश्यकताओं, भावनात्मक उथल पुथल का स्पष्ट चित्र खींचा जा सकता है। जैसे अपन किसी बुढ़े को बोलेंगे कि तुम्हारे यहाँ बहू जो है कैसा व्यवहार करती है, तो अगर वो थोड़ा भी असंतुष्ट है तो वो पता नहीं कहाँ से बातें बता डालेगा, और हम ऐसे ही पूछ के बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत खुश है अपने घर में, ऐसे व्यक्ति से हम पूछते हैं तो वो ऐसी चीजें बताएगा कि हर जगह उसको खुशियां ही नजर आएंगी। तो इस तरह से हम किसी की भावनाओं को बहुत अच्छे से प्रक्षेपी प्रविधि के द्वारा जान सकते हैं, और हम बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। तो ये जो पद्धति है ये मनोवैज्ञानिक है, एक चिकित्सक के लिए यंत्र है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्री के लिए। फिर भी ये कहा जाता है कि ये जो पद्धति है सामाजिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र की विशेष समस्याओं को जांचने के लिए प्रक्षेपी प्रविधि बहुत ही अच्छी है, कारगर है। हम देखते हैं प्रक्षेपी प्रविधियों की विशेषताएं।
पहला नंबर है, ये विभिन्न प्रकार के उत्तेजक प्रक्रियाएं उत्पन्न करने में समर्थ होती है। मैंने पहले ही बताया कि ये ऐसी विधि है जो किसी को उत्तेजित करती है कि कोई चीज में जैसे अपन कहते हैं ना, कुरेद देती है, और वो उसके बाद वो इतना फ्लो में बोलते जाता है अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में, सारी चीजें को वो उगल देता है भी कहते हैं ना, तो वो सारी बातें कह देता है। तो इसमें क्या किया जाता है, चित्र प्रदर्शन किया जाता है, कहानियां बताई जाती, थोड़ी सी कहानी बताए, बाकी का सब उसने बता दिया, और विविधताओं का हम बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं। जैसे गुड़ियों का समूह है, कई प्रकार के व्यवहार का इससे पता लगाया जा सकता है। सेकंड नंबर है, उत्तरदाता के समक्ष सीमित विकल्प की समस्या नहीं रहती है, वो बस बोलते जाता है। जैसे हम कहेंगे कि किसी स्वतंत्रता सेनानी को स्वतंत्रता संग्राम के बारे में क्या हुआ था, के समय में क्या हुआ था, तो वो बस बताते जाता, अरे हमने वहां पर वो किया था, ऐसा किया था, उस जमाने में गांधी जी आए थे और हमने भी यात्रा की थी उनके साथ में, खुल के यहाँ की महिलाओं ने भी भाग ली। इस तरह से वो खुल के बोलता है, तो सीमित विकल्प नहीं होता है कि कोई समस्या ही नहीं रहती है। थर्ड नंबर है, ये व्यक्ति के सामग्री बोध पर बल देती है कि वह किसी भी वस्तु को क्या अर्थ प्रदान करता है, उसे किस प्रकार संगठित करता है तथा किस प्रकार काम में लाता है। फोर्थ नंबर है, उत्तेजकों को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि व्यक्ति को यह पता ही नहीं लगता है कि किस उद्देश्य से परीक्षण करने वाला उसे यह पूछ रहा है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करने के लिए नहीं कहा जाता है। तो इस तरह ये प्रत्यक्ष विधि नहीं है, और इसमें प्रत्यक्ष रूप से जो परीक्षण करता है उसका क्या उद्देश्य है, ये उत्तरदाता नहीं बता पाता है। फिफ्थ नंबर है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति की आवश्यकताओं, भावनाओं, संवेगों और व्यवहार, आदतों, अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया का काफी सीमा तक हम पता लगा सकते हैं। कुछ लोग देखिए किसी बात के लिए हर बात के लिए तनाव लेते हैं, उनसे आप कोई भी चीज आप बताएंगे तो वो उसी तरह की बात करती। कोई निगेटिव थिंकिंग वाला है तो वो उसी तरह की बात करेगा, लेकिन जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, अभी देखो जो ये महामारी फैली है कोविड-19, आप देखोगे इसमें कितने भी जो गरीब हैं उन लोग भी संतुष्ट हैं, कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी बहुत चला रहे, रो नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ जिनके पास पैसा हाय, हम कैसे करेंगे, इसको और बचाना चाहिए, ये वो इस तरह का होता है। तो यहाँ पर हम भावनाओं का, व्यवहारों का, संवेगों का, आदतों के बारे में बहुत अच्छे से हम पता कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति द्वारा व्यक्त उत्तर भावनाएं अंतिम रूप से यथार्थ ही मानी जाती हैं। इनकी व्याख्या पूर्ण स्थापित मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के संदर्भ में ही की जाती है। जो बता रहा है वो बिल्कुल सत्य है, ये भले ही हम नहीं कह सकते हैं इसमें, लेकिन बहुत सारी चीजें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं बिल्कुल सत्य निकलती है। इसलिए ये जो प्रविधि है ये महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं कि ये जो प्रक्षेपी प्रविधि है इसमें ये कहाँ पर काम में लाई जाती है। प्रक्षेपी प्रविधियां जो काम में लाई जाती है इसमें हम देखते हैं कि प्रथम रोस्चेस टेस्ट, जिसमें इंक ब्लोट उत्तरदाताओं को दिखाए जाते हैं और उनके द्वारा जो व्याख्या की जाती है, व्याख्या प्रस्तुत की जाती है या निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनकी व्याख्या और निष्कर्ष में ये जो पद्धति है ये सहायता देती है। उत्तरदाताओं की मनोवृत्तियां, भावनाएं और ज्ञान का इसमें पता लगता है। एक और विधि अपनाई जाती है जिसे TAT थीमेटिक एपिरेक्शन टेस्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को चित्रों का समूह दिखा दिया जाता है। जैसे अपन देखते हैं कई घरों में लगाए जाते हैं ना पेंटिंग्स, वो घोड़े ऐसे दौड़ते हुए या अर्जुन का रथ या बुद्ध के जो है ध्यान वाली फोटो, तो इस तरह से या कोई कहानी बताई जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, वस्तुएं दिखाई जाती है, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व इसमें करते हैं, और कुछ चित्र इसका अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इन प्रविधियों के द्वारा व्यवहार का विपुल निदर्शन प्राप्त किया जाता है, जिससे अनेक अनुमान, तर्क या निर्णय निकाले जा सकते हैं। कुछ और भी प्रक्षेपी परीक्षण हैं, जिससे टॉमिक्स हॉर्न चित्र व्यवस्था परीक्षा की एक नई प्रविधि है, जिसको समुदाय प्रशासन के लिए भी काम में लाया जाता है। जैसे अपन देखते हैं बच्चों को जब हम पॉजिटिव थिंकिंग का कोई वीडियो दिखाते हैं, अब आप देखिए कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि यार नहीं, मेरे यहाँ बहुत गरीबी है, मैं फीस जमा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ूँ, या मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकता, मैं साइंस नहीं पढ़ सकता, इस तरह का रोना रहता है। तो हम एक प्राध्यापक का उत्तरदायित्व तो रहता है कि नहीं बेटा, तू होशियार है, पढ़ लेगा, तू पढ़ के तो देख, उसके बाद तू ये सब्जेक्ट नहीं जमेगा तो ये सब्जेक्ट छोड़ के तुम आर्ट्स ले लेना। इस तरह से हम समझाते हैं। तो ये जो प्रविधि है, प्रक्षेपी प्रविधि, बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें व्यक्ति की भावना, चूंकि हम वहां पर परीक्षण नहीं करते, लेकिन बच्चे को प्रेरणा देते हैं और उसकी भावनाओं को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसके अलावा इसमें दूसरे परीक्षण जैसे शब्द है, संघ है, वाक्य पूर्ति है, गुड़ियाओं का खेल है, चित्रावली में भी ये काम में लाया जाता है। इसमें देखिए 25 प्लेटें, उदाहरण के लिए 25 प्लेटें रखी जाती है, काम में लाई जाती हैं, जिन्हें अनेकों तरीकों से घटनाओं के क्रम को चित्रित करने के लिए इसमें व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रविधि को सामाजिक मनोवृत्तियों, व्यक्तित्व की संरचना और संस्कृति के क्षेत्रों में अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ट्यूबी मानव समाजशास्त्री ने, ट्यूबी करके एक समाजशास्त्री था, उसने 1944 में अपने अध्ययन एलोर के लोग में संस्कृति और व्यक्तित्व के बीच संबंध का अध्ययन किया था। उसने इस पद्धति का परीक्षण किया और हेनरी और ड्यूटको ने 1951 में और हार्वेट्स और कार्टराइज ने 1953 में इस पद्धति का प्रयोग किया। तो इस पद्धति का, प्रक्षेपी पद्धति का बहुत सारे विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने प्रयोग किया है और ये पद्धति बहुत हद तक सफल भी हुई है। प्रक्षेपी परीक्षणों को अपनाए जाने के कारण हम देखते हैं क्यों इस प्रक्षेपी प्रविधि को अपनाया जाता है, क्यों अनुसंधान के लिए यह पद्धति उपयोगी है। तो फर्स्ट नंबर है, व्यक्ति स्वयं को आसानी से व्यक्त कर सकता है। इसमें बेझिझक वो बोलते जाता है, क्योंकि उसको ये मालूम ही नहीं है कि सामने वाले ने किस उद्देश्य से उससे पूछा है। तो बिल्कुल जो मन में है वो बिल्कुल साफ बोलते जाता है। दूसरा, यदि अनुसंधान विषय को स्पष्ट रूप से बता दिया जाए तो स्कूल के बच्चों, मिलों में काम करने वाले मजदूरों का जब हम रिसर्च करते हैं तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम बिना बताए जाते हैं, कुछ बच्चों से चुपचाप पूछ लेते हैं कि यार यहाँ खाना कैसे बनता है, आपके प्रिंसिपल कैसे हैं, स्पोर्ट्स कैसे होता है, पढ़ाई होती है कि नहीं, और तुम लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, तो थोड़े से लोगों का ही हम अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छा हम रिसर्च कर लेते हैं। वैसे ही मजदूरों के बारे में हम रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को बता देंगे कि नहीं हम रिसर्च करने आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से नहीं बता पाएंगे। थर्ड नंबर है, इसके द्वारा प्रश्नावली या साक्षात्कार की अपेक्षा अधिक विस्तृत सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसके द्वारा प्रश्नावली या साक्षात्कार की अपेक्षा, देखिए साक्षात्कार और प्रश्नावली प्रविधि जो है ये डाटा कलेक्शन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अवलोकन है, प्रश्नावली है और साक्षात्कार विधि, ये बहुत अच्छी प्रविधि मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि प्रश्नावली और साक्षात्कार प्रविधि की अपेक्षा यह जो यहाँ हम जो डाटा कलेक्शन करते हैं ये और भी अच्छे से सही डाटा हम सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है, इसके द्वारा व्यक्तियों की भावनाओं
और मनोवृत्तियों का यथार्थ चित्र खींचा जा सकता है। क्योंकि जो रिसर्च करने वाला रिसर्चर है वो चुपचाप अपना जाता है, ऐसे ही पूछता है, यार तुम बताओ ऐसा ऐसे। आप जानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे करप्शन इसी के द्वारा पकड़े जाते हैं। वो अपना क्लाइंट बन के जाते हैं और उसके बाद चर्चा करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को पकड़ लेते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो इस तरह से अपन देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट है। डॉक्टर लोग भी अपन देखते हैं बहुत सारे मरीजों का इलाज भावनात्मक रूप से करने लगे हैं। आप देखेंगे क्या मुन्ना भाई MBBS में देखे होंगे कि और भी बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों का इलाज जो है बहुत सारे बच्चों का भी हम जो है जो वीक हैं पढ़ने में, ऐसे लोगों को थोड़ा सा इनकरेज करते हैं, नहीं बेटा तू बहुत अच्छा है, तू पढ़ सकता है, थोड़ा सा ये करके देख तो, थोड़ा वो करके देख तो तू बहुत कर लेगा। और इस तरह से हम उसकी भावना को फिर वो अपनी बातें बताता है, मैडम मैं ये बहुत गरीब हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मत पढ़ो बोलते हैं, खेती में काम करवाते हैं। और उसके बाद हम बोलते हैं तो क्या हुआ, हमने तो उससे भी ज्यादा काम किया और उसके बाद भी हम देखो प्रोफेसर बन गए। तो इस तरह से हम मोटिवेट करते हैं और हम इस तरह से बहुत सारा बहुत सुंदर ढंग से रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन देखते हैं इसमें व्यक्तियों की भावनाओं मनोवृत्तियों का यथार्थ चित्र खींचा जा सकता है। इस पद्धति की मुख्य सीमा कहा जा सकता सीमा है कि इसके अंतर्गत एक से अधिक विभाग या इसको कहा जाता है डायमेंशन को नापा जाता है। अतः इसके लिए सही मापदंड खोजना बहुत कठिन होता है। इस पद्धति में सही मापदंड खोजना बहुत कठिन होता है। उदाहरण के लिए पॉजिटिव थिंकिंग वाला है तो वो केवल पॉजिटिव थिंकिंग की बात करेगा, निगेटिव थिंकिंग वाला है तो वो निगेटिव थिंकिंग की बात करेगा, किसी के साथ लड़ाई वाला है तो वो केवल उसी तरह का, मतलब व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है वो जिस तरह का है आप देखेंगे वो उसी तरह से बात करता है। तो इस तरह से यह पद्धति जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। और यदि कुछ सावधानियां बरती जाती है तो यह पद्धति जो है बहुत अधिक सार्थक हो सकती है। क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं रहता है कि जो रिसर्चर है वो किस कारण से पूछ रहा है, वो तो बस अपनी भावनाओं और संवेगों में जो अंदर में भरा हुआ है उसके बारे में सारा सच उगल देता है, अपने बारे में, परिवार के बारे में या समाज के बारे में या किसी से संबंधों के बारे में वो बताते जाता है। और हम बहुत अच्छे से इसका थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से अगर रिसर्च करें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें मैंने संदर्भ ग्रंथ लिया है हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय दुर्ग से जो स्वीकृत पाठ्यक्रम है और उन्होंने जो संदर्भ ग्रंथ दिए हैं उनसे लिया है। उसमें BM जैन है, सिंहल है, फाड़िया जी हैं, इनकी शोध प्रविधि की बुक है, इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और ये जो है PSC वगैरह में भी ये यूज़फुल हो सकता है। आप लोगों ने ध्यान से सुना, धन्यवाद। और आगे भी ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर मैं बताऊंगी। धन्यवाद।